अभी मैडम ने क्या बताया कि 18 और 25 साल का जो समय होता है, इसमें आप लोग टाइम को वेस्ट ना करें। ये जीवन का रीढ़ की हड्डी है। अगर अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे आगे, ठीक है। तो जाया ना करें समय को। आप जो उद्देश्य के लिए आर्ट्स लिए हो ना, उसके लिए आप तत्पर रहें। जैसे उनको जज बनना है, किसी को पुलिस बनना है, किसी को आर्मी बनना है, किसी को वकील बनना है, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर को छोड़ के सब बन सकते हैं आर्ट्स में, कलेक्टर, हर तरह का ऑप्शन है। तो इतिहास में हम लोग देख रहे हैं, विश्व इतिहास में एक मेसोपोटामिया के बारे में बताया गया कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह दजला फरात नदी के बीच में थी। इस समय जो शहरीकरण के लिए उत्तरदायी स्थितियां जो थी, इसमें 6 पॉइंट हैं, इसको समझिएगा। 6 पॉइंट में पहला पॉइंट बता रहा है अत्यंत उत्पादक खेती। उस समय जो कृषि होता था उपजाऊ भूमि में हुआ करता था। दजला फरात नदी के बीच क्या था? हाँ, उपजाऊ मिट्टी। वहां पर अधिक मात्रा में फसल लिए जाते थे। फसलों का उत्पादन बढ़ता गया और बढ़ता गया। उत्पादन बढ़ने से क्या आया? श्रम विभाजन हुआ। यहां पर बता रहा है कि आपको पॉइंट करना है कि अत्यंत उत्पादक खेती का विकास होता गया। अत्याधुनिक कुछ कुछ औजारों का प्रयोग होना शुरू हो गया और मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। तो आपको याद करना, मेसोपोटामिया का मुख्य व्यवसाय कृषि। क्या था? कृषि। जानते हो किसे कहते हैं? खेतों को जोतकर, बीज को बोकर फसल प्राप्त करना कृषि कहलाता है। तो यहां पर अत्यंत उत्पादक खेती क्लियर हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन में क्या समझेंगे आप लोग? भाई कृषि कार्यों में तो किसान बिजी है, खेतों में काम कर रहा है, मगर काम किससे करेगा? औजारों से। उसको औजार चाहिए, तभी तो खेतों को क्या करेगा? बीजों के लिए तैयार करेगा। तो औजार कौन बनाएगा? बढ़ई, कारीगर, लोहार, मतलब पत्थरों को तराश कर जो औजार बनाने का काम करते थे। तो आप देख रहे हैं कि कृषि तो मुख्य व्यवसाय था, मगर कृषि में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, औजार की, हथियारों की, है ना। तो उस समय क्या वो बहुत सारे कोई बढ़ई वाला काम कर रहा है, तो उस समय श्रम का विभाजन हो गया, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं। तीसरा है धातु और पत्थरों की कमी। तीसरा, धातु और पत्थर। आपको हर जगह मेसोपोटामिया में बहुमूल्य वस्तुएं नहीं मिलती थी, ठीक है। बहुमूल्य वस्तुएं नहीं मिलती थी, जैसे कि सीप नहीं मिल रहा है, चांदी, सोना, ये नहीं मिला। किस पर डिपेंड हो रहे थे? ईरान या दूसरे देशों से मंगाया जाता था, पत्थरों को मंगाया जाता था। वहां पर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में जो मंदिर बने हुए थे उनके लिए पत्थर को भी लाया जा रहा था दूसरे देशों से, ठीक है। तो यहां पर समझ में आया। तीसरा पॉइंट है धातु और पत्थरों की कमी। कहां कमी हो गई? क्यों कमी हो गई? क्योंकि वहां था ही नहीं, है ना। अब लौसरा में बोले कोयला की कमी हो गई। कोयला है यहाँ कि खोद के निकाल रहे हैं? तो यहां पर हम देख रहे हैं धातु पत्थरों की कमी मेसोपोटामिया में होगी, तो इसलिए ईरान से मंगा रहे हैं, दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, ठीक है। चौथा है जल परिवहन, ठीक है। जल परिवहन क्या हो गया? भाई उस समय बैलगाड़ियां थी, मगर वो खर्चीली थी। बैलों को खिलाने पिलाने, मरम्मत करने, बैलगाड़ी बनाने में बहुत अधिक खर्च लगता था। इस कारण क्या किया जाता था? जल से परिवहन किया जाता था, जिसमें बड़े बड़े अनाज के जो बोरे हैं वो भी आ जाते थे। तो नाव जो होता था वो आसानी से कहाँ जाता था? नदियों पर बहते हुए अपने स्थान तक पहुंच जाता था। नाव की आवश्यकता नहीं होती, तो नदी जल के बहाव के प्रवाह के कारण वो तो आगे बढ़ता जा रहा है, हवाओं की दिशा के कारण वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो जल परिवहन में सबसे सस्ता परिवहन था नौका। तो मेसोपोटामिया में सबसे ज्यादा व्यापार नौका से किया जाता था, ठीक है। पांचवा, लेखन कला का विकास। हमने देख रहे हैं पट्टिका बनाई गई, गीली चिकनी मिट्टी पर क्या किया गया? उकेरा गया, किला अक्षरों से क्या किया? लेखन का विकास भी हुआ। पहले राजा तक सीमित था, मगर अब ये धीरे धीरे जनता तक भी बढ़ता जा रहा है। छठवां है सामाजिक संगठनों की आवश्यकता। कृषि तो है, मगर बहुत सारे संगठनों की आवश्यकता होगी, है ना। मंदिर के लिए अलग संगठन, एक कोई समाज है उसके लिए अलग से संगठन, या कोई गांव है वहां पर कुछ भी सुख दुख हो रहा है उसके लिए अलग से भवन या संगठन का निर्माण होता है। इस प्रकार से 6 पॉइंट हैं, ये शहरीकरण के उत्तरदायी स्थितियां हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि मंदिर व राजा,
मेसोपोटामिया में मंदिर थी, मंदिर को क्या कहा गया? देवालय। ये मंदिर जो था, एक वहां बहुत सारी मूर्तियां हुआ करती थी, उसको बोला गया बहुदेवाद, है ना। बहुदेवाद मतलब क्या होता है? ऐसा जो मंदिर है जहां पर बहुत सारे देवता विराजमान हैं, जिनको मूर्ति के रूप में विराजित किया गया है। तो बहुदेवाद था उस समय। मंदिर का अंदर गर्भगृह होता था जहां पर मूर्तियों को रखा जाता था। गर्भगृह देखें आप लोग? तुर्री गए हैं? ये तो गई, इसको मैं देखा हूं, है बाइक में आ रही थी, मैं जा रहा था, है? तो यहां पर गर्भगृह जो मंदिर है, मंदिर के अंदर आप जैसे ही जाते हैं वो क्या कहलाता है? गर्भगृह। जहां जाने के लिए एक छोटे से दरवाजे होते हैं और अंदर जाया जाता है, ठीक है। तो ये गर्भगृह कहलाता है। आपको देखिएगा कि उस समय जो शहर थे वह 3 प्रकार के थे। एक धार्मिक शहर, एक शाही शहर, एक व्यापारिक। धार्मिक शहर में जहां बड़े मंदिर हुआ करते थे, शाही राजा हुआ करते थे जहां राजाओं का महल होता है, व्यापारिक था, ठीक है। तो यहां पर आपको जानना है कि इन्नारा जो थी, इन्नारा एक देवी है जो प्रेम व युद्ध की देवी है। प्रश्न पूछेगा इन्नारा क्या है? तो प्रेम व युद्ध की देवी है इन्नारा, इन्नाना, ठीक है, इन्नारा बोल दिया, इन्नाना। तो यहां पर आपको देखना है कि मंदिर का एक गर्भगृह होता था जहां पर मूर्तियां रखी जाती थी, बहुत सारी मूर्तियों को रखा जाता था, और उसके बाहर में एक गलियारा होता था जिसको हम लोग बोलते हैं बरामदा, बाहर में। और उसके बाहर आंगन हुआ करता था। जैसे कि हम लोग यहां बात करें, एक कमरा है, कमरे से बाहर में क्या है? बड़ा सा आंगन, है ना। तो वैसे ही मंदिर के बाहर भी एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था, मगर उसके पहले क्या था? बरामदा था। और मंदिर पर बहुत सारे भोग चढ़ाए जाते थे, यहां तक मांस के भी, मछलियां, मांस, ये भी चढ़ाए जाते थे, है ना। फल फूल भी चढ़ाए जाते थे। और देवालय का जो पूजा करने के लिए एक विशेष व्यक्ति हुआ करता था, है ना, इसमें नाम लिया हुआ है वहां पर। तो इस तरह से आपको जानना है कि जो विशाल मंदिर हुआ करते थे वो सीढ़ीदार पिरामिड के समान हुआ करते थे। एक प्रश्न आता भी है कि जगुरात, जगुरात मतलब क्या हुआ? ऊंचा बना हुआ जो भाग होता है। मंदिर क्या थे? ऊंचे बने होते थे। मंदिर आप देखिएगा नीचे नहीं रहा करते थे, वो ऊंचे हुआ करते थे। मंदिर को बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था और पत्थरों को, रत्न को बाहर से मंगाया जाता था, ठीक है। तो ये मंदिर और राजा इसमें दिखाई भी दे रहा है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। और जैसा कि कुछ प्राचीन मंदिरों के फर्शों पर प्राप्त मछली की हड्डियों की परतें देखने से ज्ञात होता है कि यहाँ आराध्य देव पशुधन का स्वामी माना जाता था। तो यहाँ पर बताया गया है कि तेल निकालना या अनाज पीसना, काटना, ये सब उत्पादित वस्तुओं को बदलने की कीमत थी। तो यहाँ पर मंदिर और राजा आपको ये दिखाई दे रहा है, एक प्रकार का मंदिर है जो खुला भाग है, आपको पुस्तक में दिखाई दे रहा है। ये हमको इसके अवशेष हमें मिले हैं, है ना। प्रवेश द्वार, वेदिका मतलब जहाँ यज्ञ किया जाता था, हवन कुंड होता था, वेदिका कहलाता था। भट्टी, जहाँ पर मंदिर को रोशनी चाहिए था रात को, तो वहाँ के अनाजों से तेल निकाला जाता था, उसके लिए भट्टी हुआ करता था। और यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि लंबे समय तक अगर लड़ाई होता था, अगर मुखिया जीत जाता था तो क्या करता था? इस मंदिर का जो विशेष जो भी सोना चांदी, इसको लूटता था, मंदिरों को भी लूटा जाता था, ठीक है। अगर कोई जीत जाता था तो सोना चांदी भेंट करता था मंदिरों में, ठीक है। आप लोग भी करते हो? पास हो गए अच्छे नंबर से तो, हाँ, भगवान के पास जाकर कुछ समर्पण करोगे, है ना। तो ये उस समय होता था। और मंदिर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका हिसाब किताब होता था, है ना। कौन कितना दिया, ये होता था, बहुत सारी चीजें। तो सबसे ज्यादा उरुक में बड़े मंदिर मिले हैं, ठीक है। और मंदिर का निर्माण कौन करता था? स्थानीय लोग करते थे। और जो बंदी थे, जो मुखिया किसी क्षेत्र को जीतता था, वहां के लोगों से काम करवाता था, मंदिर बनाता था, ठीक है। और बहुत सारे शासक जो थे आदेश देते थे पत्थर खोदने का, धातु खनिज लाने का, मिट्टी से ईंट बनाने का, मंदिर बनाने का,
और बहुत दूर जगह से क्या ला रहे हैं, सामान ला रहे हैं, सोना चांदी ये सब हो रहा है। तो ये उरुक में हो रहा है। आपको यहाँ पर एक शिलापट दिखाई दे रहा है, ये शिलापट पत्थरों का एक है। ये क्या दिखाई दे रहा है, एक काले पत्थर पर शिलापट है, पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र है। ये दाढ़ी वाला व्यक्ति का, शायद ये राजा हो, है ना, उस समय भी दाढ़ी रखा करते थे, बाल लंबे हुआ करते थे। तो ये देख सकते हैं आसानी से। और कुम्हार के जो चाक का निर्माण है, कुम्हार जो है किस प्रकार से मटका बनाता है, देखें आप लोग, है ना, जो उसको चाक कहते हैं, है ना, जहां पर बनाता है। तो इस प्रकार से स्टील क्या है, एक पत्थर से बना हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोहर को पढ़ेंगे। मोहर आपको दिखाई दे रहा है, मोहर को पढ़ेंगे, ठीक है। मोहर कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।